तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जितने भी बच्चे जैक बोर्ड से हैं और क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जैक बोर्ड की तरफ से मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। तो आप विदाउट इसके वीडियो को कंप्लीट देखिए। 50 प्रश्न का सवाल का जवाब हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट्स चीज़ें आप थोड़ा समझ लीजिए। सामान्य निर्देश चीज़ क्या है जो है ना, आपको बताया गया सभी प्रश्न अनिवार्य। कक्षा 8 विषय हिंदी है, समय 1 घंटे का मिलेगा और पूर्णांक यानी कि 50 प्रश्न का सवाल आपको देना है, जवाब लिखना है, जवाब देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, जी हाँ, सभी प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न का जवाब देना ही पड़ेगा, आपको देना ही चाहिए। कुल प्रश्नों की संख्या 50 है, जिनमें से 3 खंड है, क ख ग में विभक्त है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प यानी कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इन्हीं में से आपको चुनना है। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक दिए जाएंगे, गलत होने पर कोई अंक नहीं कटेगा। तो डोंट वरी, जितने भी सवाल का जवाब आएगा आप उसका जवाब दीजिए और जितने को नहीं आता है उसका भी आप कुछ ना कुछ थोड़ा सा आइडिया लगा के जवाब जरूर दे करके आना है। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग देखते हैं फर्स्ट खंड की तरफ। ये निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रत्येक प्रश्न का आपको प्रश्न पढ़ें, 1 से 4 के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया है, इस पैसेज को पढ़ना है, इस गद्यांश को पढ़ना है और आपके नीचे जो सवाल पूछे गए हैं उसका जवाब भी देना है। तो आप पढ़ना शुरू कीजिए पैसेज को थोड़ा। दीपावली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों को दियों से, लाइटों से सजाया जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। जी हाँ, आप पैसेज पढ़ लें, आपको अब जवाब देना है। जी हाँ, आपको अब जवाब देना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, रोशनी का पर्व किस भारतीय त्योहार को माना जाता है। अभी जस्ट आपके सामने ये पैसेज रखा हुआ है, रोशनी का पर्व किस पर्व को कहते हैं। ऑप्शन दिया है दीपावली, होली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़ें कि रोशनी का पर्व दीपावली को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, जितने बच्चों ने कमेंट्स किए आप बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दें, आप बिल्कुल सही जवाब दें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है दीपावली, जी हाँ, दीपावली किस महीने में मनाई जाती है। दीपावली किस महीने में मनाई जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना है और आंसर दे देना है। दीपावली किस महीने में मनाया जाता है, जो आपको 4 ऑप्शन दिया। हम लोग अभी जस्ट पढ़ें दीपावली किस महीने में, कार्तिक के महीने में मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जितने बच्चों ने बताएं बिल्कुल बिल्कुल आप सही बताएं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पैसेज से कौन सा सवाल पूछा गया है कि आप देखिए दीपावली का त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए पैसेज, थोड़ा पैसेज पर आ जाते हैं। पैसेज पे हम पहले बताएं दीपावली किस घटना के लिए मनाए जाते हैं। दीपावली भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। तो हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, दीपावली का त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, इन्हीं 4 विकल्प में से आपको जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर जी कौन सा सही आंसर है। हम बता रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जितने बच्चों ने चुने हैं। जी हाँ, श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, कौन 14 वर्ष के वनवास में थे, कृष्ण, राम, दशरथ, भरत। जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आ गए। तो जी इसका सही आंसर हो जाएगा श्री राम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पैसेज की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट पैसेज में आप देख सकते हैं ये सवाल। जी हाँ, आप अच्छे से पहले पढ़िए, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 5 से 8 के लिए आंसर ढूंढिए। यानी कि 5 से 8 तक का आंसर यानी कि मिलेगा हम लोग का इसी पैसेज से। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। जल ही जीवन का आधार है, बिन जल सूना हर संसार, नदियां, सरोवर और ताल, इनसे ही हरियाली माल, बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो, पेड़ लगाकर छाव बढ़ाओ, धरती का सिंगार सजाओ। क्या मस्त पैसेज लिखा है। तो आपको इन्हीं पैसेज से सवाल थोड़ा पूछता है, आप उस सवाल का जवाब आपको जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताते जाना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट सवाल देखते हैं क्या पूछा है। यहाँ पर फर्स्ट पद्यांश में जल को किसका आधार बताया। जी हाँ, जल को किसका आधार बताया, धन का, जीवन का, शिक्षा का, संस्कृति का, किसका आधार बताया। जल्दी से आपको बताना है किसका आधार बताया। अभी जस्ट पहले हम लोग पढ़े, भी जस्ट पहले जल किसका आधार बताया, जीवन का आधार। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में,
हम लोग टिक करना चाहिए। तो धन का, जीवन का, शिक्षा, संस्कृति का, तो 5 का ऑप्शन नंबर जितने बच्चों ने जीवन का चुने बिल्कुल आप सही जवाब दिए, आप बिल्कुल सही जवाब दिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसके बिना संसार सूना है? धन के बिना, जल के बिना, पेड़ के बिना, घर के बिना। अभी जस्ट हम लोग पैसेज में पढ़े। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जल के बिना संसार सूना है, जल ही जीवन है, इसलिए पानी को बचाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए क्या पूछा है, जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जी हाँ, जल संकट से बचने के लिए, जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, नदियां सूखी देनी चाहिए, बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चों ने चुने, सर जी ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दीजिए और थोड़ा हम लोग को आंसर बता दीजिए सही क्या है, गलत क्या है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं क्या सवाल है। धरती का श्रृंगार कैसे किया जाता है? जी हाँ, धरती का श्रृंगार कैसे किया जाता है? अभी हम लोग पैसेज में पढ़े थे, घर बनाकर, पेड़ लगाकर, नदियां सुखाकर, खदानें खोदकर। जल्दी से आपको बता देना है आंसर। पेड़ लगा करके धरती का श्रृंगार किया जाता है। जितने बच्चों ने पैसेज को ध्यान से पढ़े थे, आप बिल्कुल सभी सवाल का जवाब दे देंगे, बिल्कुल सही सवाल का जवाब दे देंगे। थोड़ा हम पैसेज दिखा देते हैं, धरती का श्रृंगार कैसे किया जाता है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। देखिए, पेड़ लगाकर छांव बढ़ाकर, जी हाँ क्या बोला है, पेड़ लगाकर छांव बढ़ाकर धरती का श्रृंगार किया जाता है। तो उसका सही आंसर होगा पेड़ लगाकर। ऑप्शन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, यानी कि खंड बी पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या पूछा गया है, राजपुत्र कौन सा समास है? जी हाँ, राजपुत्र कौन सा समास है? जल्दी से बता देना। क्वेश्चन नंबर 9, राजपुत्र कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी चुने, जी हाँ बिल्कुल आप सही सुने हैं, बिल्कुल आप सही चुने हैं, बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। जितने बच्चे समास नहीं पढ़े हैं, हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुके हैं और बहुत ही जल्दी हम ऑनलाइन आपके लिए एक ग्रामर का वन शॉट लेकर आ रहे हैं। आप रेडी सेडी होकर के रहिए। ग्रामर में आपको पढ़ाया जाएगा, विद ट्रिक्स के साथ पढ़ाया जाएगा। समास का जो भेद होते हैं आपको विद इन 5 मिनट्स में सिखा दिया जाएगा। तो डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है, आशा शब्द का विलोम क्या होता है? यानी कि विलोम का होता है उल्टा, विलोम का अर्थ होता है उल्टा। तो आशा का उल्टा क्या होता है? निराशा, हताश, उतास, परिश्रम। जल्दी से आपको नीचे कमेंट बॉक्स बता देना, जल्दी से आपको नीचे कमेंट बॉक्स बताना। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने हैं, आशा का उल्टा होता है निराशा, आशा का उल्टा होता है निराशा। ऑप्शन नंबर 10 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 पे बहुत ही मजेदार क्वेश्चन पूछा है, बच्चा वाला सवाल पूछा है, बच्चा वाला सवाल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 में, विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए। जी हाँ, विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए। जल्दी से बता दीजिए, कमेंट बॉक्स बिल्कुल आपके जवाब से भर जाना चाहिए। विद्या जो आलय, विद्या जो अलय, विद जो आलय, विद जो लय। तो क्या होगा, हमें क्लास में पढ़ा चुके हैं, आपको जल्दी से जवाब देना है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने, जी हाँ जितने बच्चों ने 11 का ऑप्शन नंबर ए चुने हैं, विद्या जो आलय, विद्या का मतलब ज्ञान, आलय का मतलब घर, इसी को बोलते हैं विद्या के घर को बोलते हैं विद्यालय। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? हम पिछले क्लासों में हम कितना बार बताएंगे, आपको पढ़ा चुके हैं। सिर्फ आपको यहाँ रिवाइज के लिए हम आए हैं और रिवाइज कराने के लिए कि आपको जैक बोर्ड में किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं और पूछ सकता है। ओके, तो आप रेडी हो जाइए। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो आपको रिवाइज करना है हर सब्जेक्ट को। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चंद्रमा होता है, रवि होता है, धरती होता है, वरुण होता है। जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि सर ऑप्शन नंबर ये वाला आप सही कर दीजिए, ऑप्शन नंबर हम ये चुनना चाहते हैं, आप बता दीजिए। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी चुने, रवि, बिल्कुल आप सही जवाब दिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। अनुपस्थित शब्द में से कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो पहले जुड़ जाता है, उपसर्ग मतलब क्या होता है? जो पहले जुड़ता है। उपसर्ग हम पढ़ा चुके हैं, उपसर्ग में पहले जुड़ना है। तो अनुपस्थित बोला है, यहाँ पर क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 13 पे अनुपस्थित बोला है। तो अनुपस्थित में पहले क्या जुड़ा है? अनु, अन, उप, अप क्या जुड़ा है? जल्दी से आपको नीचे कमेंट बॉक्स बताना है, बिना लेट के बताना, बिना लेट के बताना है। तो अनु हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चों ने चुने हैं, अनु जोड़
उपस्थित, अनुपस्थित। ओके, तो यहाँ पर आपका संधि विच्छेद करने नहीं बोला है, सॉरी उपसर्ग बोला है। तो अनुपस्थित में देखना कि फर्स्ट में क्या जुड़ा है, अनु, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए। बहुत ही मजेदार मुहावरे पूछा है, प्रोवर्ब। 9 2 11 होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? गिनती करना, ऑप्शन थोड़ा मजे से पढ़िए। गिनती करना, भाग जाना, संयोग करना, जोड़ना। जल्दी से बता दीजिए। 9 2 11 होना है तो बच्चा को भी पता है, बच्चा को पता है। 9 2 11 होना मीन्स भाग जाना, ऑप्शन नंबर बी। जितने बच्चों ने चुने, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए। बिना लेट किए आप क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। पंकज का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 पे ध्यान दीजिए। पंकज का अर्थ क्या है? चंद्रमा, सूर्य, कमल, तारा। जल्दी से आपको बता देना आंसर क्या होगा। सर कमल पे लॉक कर दीजिए, बिल्कुल लॉक कर दें आप, बिल्कुल सही जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? जी हाँ, नायक का नायिका, नायकानी, नायकी, नायिका। जल्दी से बताना है। इतना आसान और इतना मजेदार क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल हर सवाल का जवाब आना ही चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा नायिका। नायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नायिका इज द राइट आंसर। नायिका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का नायिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। जी हाँ, गंगा नदी बहुत पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक जो पूरे जाति का बोध कराता है, पता है। गंगा नदी नाम ले लिया, बिल्कुल नहीं होगा। नदी में कोई भी नदी आ सकती है, सतलज नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, रावी नदी, सिंधु नदी। तो नदियों का जाति, तो नदी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही चुने, ऑप्शन नंबर बी 17 का। गंगा नदी बहुत पवित्र है, तो गंगा नदी, इसमें नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, उसने मुझसे मदद मांगी। जी हाँ, उसने मुझसे मदद मांगी। इस वाक्य में उसने कैसे शब्द है? संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है, कर्म है। तो पता है नाउन के बदले में जो आएगा उसको बोलते हैं सर्वनाम। तो यहाँ पर उसने आया, किसी के बदले में आया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। उसने, आखिर कोई तो उसका नाम होगा ना जी, फलना चिलना कुछ तो नाम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल। जितने बच्चों ने इस वीडियो को देख रहे थे, बिल्कुल आपको कंप्लीट क्वेश्चन देखना है और विदाउट स्किप के साथ आंसर भी देना है, और अपने फ्रेंड्स को भी बताना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। 19 में क्या पूछा है? तुम बहुत अच्छा गाते हो। जी हाँ, देखते हैं कितना अच्छा गाते। गाकर सुनाने नहीं बोल रहा है, यहाँ पर थोड़ा सेंटेंस को पढ़िए। तुम बहुत अच्छा गाते हो, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध है? क्रिया का बोध है। जी हाँ, तुम है, बहुत है, अच्छा है, गाते हो। जो काम यानी कि जो काम करते उसी को क्रिया ना बोलते हैं। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है? गाने का काम हो रहा है। तो ये सिंपल सी कॉमन सेंस का बात है। ऑप्शन नंबर सी, जितने बच्चों ने लॉक किया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने। 20 नंबर, वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें। जी हाँ, संख्यावाची विशेषण, वह एक समझदार लड़का है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। वह एक क्या है? समझदार लड़का है। संख्या विशेषण का मतलब होता है जिसको गिन सकते हैं। जी हाँ, जिसको गिन सकते हैं। जैसे वह लड़का, समझदार, एक। जहां पर संख्या का बात आएगा ऑप्शन में बिल्कुल लॉक कर देना। तो जितने बच्चों ने, जी हाँ, जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी चुने हैं, आप बिल्कुल सही जवाब दें और आपका गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है। इसी तरह मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए। तो चलिए अब हम लोग बिना लेट के खंड ग को देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 21 से 24 तक का आंसर ढूंढें, यानी कि आंसर का चयन कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं। बस सचमुच चल पड़ी। जी हाँ, हम लोग किया गांधी जी के असहयोग और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा, जी हाँ, हर हिस्सा, यहाँ पर थोड़ा पढ़िए। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान से गुजर रही थी। सीट का बड़ी से असहयोग चल रहा था। जी हाँ, कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता सीट छोड़कर बॉडी आगे भाग जा रही है। 8-10 मील यानी कि चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट हम पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठे हैं या फिर हम सीट पर बैठे हैं। बहुत ही मज़ेदार व्यंग्य ढंग से
हरिशंकर परसाई जी ने बस की यात्रा पाठ लिखा था। तो आपको पता है बस की यात्रा पाठ से लिया गया है, जिसका लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई जी, जो बस का हालत के बारे में ये बयां कर रहा है कि बस का हालत कितना खतरनाक था, कितना जो एक कंपेयर कर रहा था कि इतना जितना पुरानी बस है उतना अनुभव ज़्यादा होगा। और उसी के कहाँ एक व्यंग के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने बस की यात्रा पाठ को लिखे। तो बिना लेट के क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं बस की यात्रा से क्या क्या क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा है उपरोक्त, जी हाँ यहाँ पर बताया है उपरोक्त गद्यांश में गांधी जी किस आंदोलन का वर्णन करते हैं? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ए बी दोनों, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ये चार ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में आपको सही जवाब देना है। तो इस स्टोरी में यानी कि इस पैसेज में हम लोग का असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में मिला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ए और बी ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही चुने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? जी हाँ, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया? असहयोग आंदोलन, बस की यात्रा से। जल्दी से बता दीजिए, हम अभी जस्ट बताएं बस की यात्रा से, ये पाठ बस की यात्रा से लिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिल रहा है? बस की ये दुर्दशा के बारे में बयां कर रहा था ये हरिशंकर परसाई जी, और लिखते हैं कि दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था, सीट हमेशा बॉडी के साथ रहती थी, सीट और बॉडी एक दूसरे से प्रेम करते थे, सीट और बॉडी मिलकर रास्ते पर चलते थे। चार ऑप्शन, इन चार में से 23 का आपको जवाब देना है। जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर होगा दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था, ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है गद्यांश 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया? रास्ते के भेदभाव मिटने का, बस की गति बढ़ने का, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का परिणाम, सीट और बॉडी का जोड़ने का। तो आपको जल्दी से बता देना है, चार ऑप्शन भी है जो हम लोग पैसेज पढ़े हैं। 8-10 मील चलने पर किसका रास्ते का भेदभाव बिल्कुल मिट गया? तो ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चों ने चुने हैं, जी हाँ पैसेज में थोड़ा दिखा देते हैं, यहाँ पर लिखा है सबसे लास्ट पैसेज, देखिए सबसे लास्ट लास्ट लाइन पे देखिए, 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। तो यहीं से क्वेश्चन ये बनाया। तो ऑप्शन नंबर, जितने बच्चों ने क्वेश्चन 24 का ऑप्शन नंबर सी चुने आप बिल्कुल क्वेश्चन नंबर ए। आई होप कि सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब दिए हैं। 8-10 मिनट चलने के बाद रास्ते का भेदभाव मिट गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को ही सही जवाब दे पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बिना लेट के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 से 28 देखिए, यहाँ पर भी एक पैसेज दिया है, इस पैसेज को थोड़ा पढ़ना है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर, जी हाँ है हरी डाल जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर चढ़ूं, भाग्य इक लाऊं। तो ये पैसेज है और इसी पैसेज से आपको यहाँ पर सवाल भी बनाया। थोड़ा और भी पैसेज पढ़ लेते हैं, आगे बताना चाहते हैं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इट लाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद पर जावें वो वीर अनेक। तो ये इससे यहाँ पर हम लोग को देखते हैं क्या क्या सवाल बनता है और इस सवाल का जवाब भी हम लोग ढूंढेंगे यहीं पर से। ओके, तो क्वेश्चन 25 में बोला है प्रस्तुत कवि कौन है, यानी कि प्रस्तुत कविता के कवि बताना है। दिस पोएम इस पोइट है ना, इस पोएम का पोइट कौन है? तो यहाँ पर लिखा है नाम राम नरेश त्रिपाठी, हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, निर्मला पुतुल। तो आपको चार ऑप्शन है 25 का, आपको जल्दी से जवाब देना। जितने बच्चों ने, जी हाँ ये कविता लिया गया है हमारे जो मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जावे वीर अनेक, ये हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा था इस कविता को, जो हम लोग के सामने यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन 26 में उस पद पर देना तुम फेंक, कवि इस किस पद की बात कर रहा है? जी हाँ उस पद पर फेंकने का बात जो कर रहा है ना, कवि बोल रहा है कि किस पद? सम्राटों के पद पर, युद्धों के पद पर, वीरों के पद पर, प्रेमी माला के पद पर। तो हम लोग पैसेज में भी जस्ट पहले पढ़े हैं 26 का वीरों के पद पर फेंकने को बोल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 25 का सी हो जाएगा, क्वेश्चन 26 का सी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने 27 नंबर में। 27 नंबर सवाल पूछा है जिस पद पर जावें वीर अनेक
कवि किस पद पर उल्लेख कर रहा है? सम्राटों के पद पर, शहीदों के पद पर, प्रेमियों का पद पर, युद्ध में शहीद होने का पद पर। 4 ऑप्शन है, आपको चारों में से जल्दी से आपको जवाब दे देना है। तो जितने बच्चों ने शहीदों के पद पर चुने हैं बिल्कुल आप सही चुने, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 27 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है? प्रस्तुत कविता के मूल भाव क्या है? जी हाँ, इसका ऑप्शन आप थोड़ा देख लीजिए, प्रस्तुत कविता के मूल भाव क्या है, और ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने ऑप्शन। मातृभूमि की सेवा करना, सम्राटों का सेवा, प्रेमी सेवा, उपयुक्त में सभी। तो 28 का बिल्कुल आसान से आपको जवाब दे देना चाहिए, मातृभूमि की सेवा, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग को पैसेज ऊपर में दिया था, पैसेज को पढ़ना है और वहीं से जवाब ढूंढना। ये बच्चा बच्चा का खेल है, यहाँ पर पैसेज आपको देखने को मिलेगा, इसी पैसेज को पढ़ना है और आपको जवाब ढूंढते जाना है। आप बिल्कुल आसानी से सारे सवाल को जवाब दे, बिना लेट के हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल के स्क्रीन के सामने। तो देखिए, छोटा जादूगर अपने माँ के लिए क्या लेना चाहते थे? मिठाई, दवा, पत्र, साड़ी। जल्दी से आपको बताना, क्वेश्चन 29 में पूछा है छोटा जादूगर अपने माँ के लिए क्या लेना चाहते? तो सभी को पता है, अगर आप पढ़े होंगे पत्ते लेना चाहते हो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चों ने चुने हैं बिल्कुल आप सही जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है मित्रता पाठ के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र या फिर ज्ञान रंजन। आपको 4 ऑप्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 30 का, आपको जल्दी से जवाब दे देना है। तो मित्रता पाठ पता है कि मित्र, हम लोग के लाइफ में मित्र का गुप्त प्रभाव पड़ते हैं, तो आप सच्चे मित्र को चयन कीजिए, है ना। तो रामचंद्र, हम लोग क्योंकि कच्चे मिट्टी के समान है, ओके। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चों ने चुने हैं मित्रता पाठ के लेखक रामचंद्र शुक्ल, आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 31 पे पूछा गया है पूर्व चरणों की बटोही बांट की पहचान कर ले, इसमें बटोही का अर्थ क्या बताया? कवि, पाठक, विद्यार्थी, शिक्षक। 4 ऑप्शन है, आपको 5 सेकंड का टाइम देता है, जल्दी से आप जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर, जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी चुने बिल्कुल आप सही हैं, पथिक होगा, है ना। पूर्व चलने की बटोही बांट की पहचान कर ले, ये किस कविता से लिया गया है? पथ की पहचान से। बिल्कुल आप सही बताएं, थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए पथ की पहचान। जी हाँ, पथ की पहचान पाठ के लेखक, पथ की पहचान पाठ के लेखक कौन है? पथ की पहचान पाठ के लेखक कौन है? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। जी हाँ, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। जितने बच्चों ने बताया हरिवंश राय बच्चन, आप बिल्कुल सही जवाब दिए। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए। लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे? जी हाँ, बड़े भाई साहब पाठ से लिया गया है, और पता है इस पाठ को किसने लिखा है? प्रेमचंद्र ने लिखा है। तो कितने साल बड़े थे? 2 साल, 4 साल, 3 साल, 5 साल। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए इतना लेट कैसे हो रहा है? 2 साल बड़े थे, 3 साल बड़े थे, 4 साल, 5 साल। तो आपको बिना लेट के इसका आंसर बता देना चाहिए कि जितने बच्चों ऑफलाइन मेरे पास पढ़ रहे हैं सभी को पता है 5 साल बड़े थे। लेखक के बड़े भाई कितने साल बड़े थे? 5 साल। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे लॉक किया, आप बिल्कुल सही लॉक किए हैं, आप लॉक आप खोल सकते हैं, बिल्कुल आप सही बताएं आंसर, ओके। आगे बढ़ते हैं बिना लेट के। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 पे हम लोग आ गए हैं। लेखक और बड़े भाई साहब कहाँ रहते थे? लेखक और बड़े भाई साहब पता है पढ़ने गए थे, तो घर में थे, नानी के घर, हॉस्टल में, किराए के घर में। तो बिना लेट के इसका आंसर आपको जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? और लेखक हमेशा अपने छोटे भाई से क्या सवाल पूछते थे? तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे? क्योंकि जो हमारे लेखक थे ना, उसको पढ़ने में मन ही नहीं लगता था, खेल के मैदान में जाते हैं पढ़ाई लिखाई का बातें भूल जाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हॉस्टल में रहते थे दोनों भाई, बड़े भाई छोटे भाई कहाँ रहते थे? हॉस्टल में रहते थे, वहीं पर पढ़ाई करते थे। जितने बच्चों ने 33 का ऑप्शन नंबर सी चुने, आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, और आप इसी तरह मन लगा के पढ़िए। क्वेश्चन में 34 में पूछा है अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है? जी हाँ, अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है? नाटक है, कहानी है, एकाकी है, निबंध है। 4 ऑप्शन है, तो आपको 4 ऑप्शन आपको अच्छे से समझ लेना है और जल्दी से जवाब दे देना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 पे आ गए, और इसी प्रकार हम लोग बहुत ही जल्दी क्वेश्चन नंबर 50 पहुंचने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल लेट नहीं करना और आंसर देना एकाकी है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए। सम्राट, जी हाँ, सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी? मगध पर, बोध गया पर, और भी 2 ऑप्शन है, आपको विकल्प नीचे थोड़ा दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। 35 पर मगध, बोध गया, पाटलिपुत्र,
कलिंग। पाटलिपुत्र बता दें, पाटलिपुत्र है ना, पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। ओके, तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो 4 ऑप्शन है, आपको जल्दी से जवाब देना है। सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई की थी, जल्दी से बता देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे। कलिंग ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिना लेट के हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाइए। कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या थी, क्वेश्चन नंबर 30। कलिंग महाराज की कन्या के नाम क्या थी, मिथिला, शिखा, पद्मा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब देते हैं। पद्मा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अमरूद का पेड़, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। जी हाँ, अमरूद का पेड़ लेखक माँ कहाँ के जेल में थे, अजमेर, सूरत, भोपाल, अंडमान। 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बहुत आसानी से आंसर आना चाहिए। जितने भी स्टोरी है आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर कोई बच्चा स्टोरी नहीं पढ़े तो हम 1 शॉट लेकर आने वाले हैं, सारा स्टोरी एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो डोंट वरी, डोंट फियर, बिकॉज आई एम हियर। ओके, तो अमरूद का पेड़ लेखक की माँ किस जेल में थे, क्वेश्चन नंबर 37 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, जितने बच्चों ने चुने अजमेर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने कही थी, चुन्नू ने, नौकर ने, पप्पू ने, मिद्दू ने। 4 विकल्प है, आपको जल्दी से जवाब देना। 4 विकल्प है, आपको जल्दी से जवाब दे देना है, ठीक है। तो अमरूद के पेड़ में फूल आने के बाद किसने कही थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मिद्दू ने कहे थे ना, सॉरी मिद्दू ने कहे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। अभी हर आदमी अपने जीवन से परेशान है, वो निराश है, और अगर कोई तरक्की कर रहा है तो पता है दूसरे जलने वाले का कमी नहीं है। तो क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद, प्रेमचंद्र। तो इनमें से आपको जल्दी से जवाब दे देना, क्या निराश हुआ जाए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा। 39 का जितने बच्चों ने, जी हाँ 39 का जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने, आप बिल्कुल सही जवाब दिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए 39 के बाद 40 पे आ जाते। क्या निराश हुआ जाए, बस कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया था, वह भाग गया था, वह दूसरी बस लेने गया था, वह जंगल में चला गया था, वह अपने घर चला गया था। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। जितने बच्चे स्टोरी को अच्छे से समझ कर पढ़े होंगे आपको पता होगा वो दूसरी बस लेने चले गए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 का ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चों ने चुने, 40 का चुने हैं, आप बिल्कुल सही चुने। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, रामचरित मानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास, कबीर, जायसी, सूरदास। जल्दी से आप बता दीजिए। तो बिना लेट के इसका आंसर बताते हैं, तुलसीदास। जी हाँ, तुलसीदास इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा ये हमारे झारखंड राज्य से ये है ना है। तो जयपाल सिंह मुंडा तोरपा, खुंटी, तपकरा, सिमडेगा किस गांव से, जल्दी से बता दीजिए। और आप किस गांव से, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स बताइए आप किस गांव से बिलोंग करते हैं और किस डिस्ट्रिक्ट से या फिर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स बताइए ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो झारखंड से हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी बिलोंग करते हैं, वहाँ से वीडियो देख रहे हैं और बच्चा को पसंद आ रहा है, बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव है, उसके लिए बहुत यूजफुल है। तो हम और भी मोटिवेशन मिलेगा तो और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था। तो जितने बच्चों ने, जी हाँ जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी चुने, तपकरा गांव, बिल्कुल टपकरा गांव ही बोलते हैं इसको, तपकरा गांव, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। बस की यात्रा, मजेदार स्टोरी हम पढ़ाए थे क्लास में, बस की यात्रा। तो इसमें बोला कि बस की यात्रा कैसी रचना है, व्यंग है, कहानी है, निबंध है, नाटक है। हम जस्ट पहले बताए हैं बस की यात्रा एक व्यंग है, एक नाट्य, ये व्यंग के माध्यम से, एक मजाकिया ढंग के माध्यम से बता रहा है कि हम लोग का सिस्टम कितना खराब हो चुका है बस के माध्यम से, है ना। तो बस की यात्रा पाठ का लेखक कौन थे, हरिशंकर परसाई जी थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 नंबर। हुंड्रू का झरना कहाँ है। जी हाँ, हुंड्रू का झरना कहाँ है, सिमडेगा में, नेत्राहाट में, गुमला में, रांची में।
हुंड्रू का झरना, बिल्कुल हम पढ़ाए थे, हुंड्रू का झरना किस जिले में है, किस जिले में है आपको जल्दी से बताना है। वो है रांची जिले में। जी, हमारा प्यारा सा राज्य झारखंड का राजधानी रांची से 27 मील दूर जहां पर हुंड्रू का झरना है। किसका झरना है? हुंड्रू का झरना है, जिसका ऊंचाई कितना है? 243 फुट। आप नीचे कमेंट बॉक्स बताइए, वहां पर एक नदी बहती है, स्वर्ण रेखा नदी। आप बच्चा बच्चा को पता होना चाहिए हुंड्रू का वाटरफॉल, जी हाँ, रांची में है, रांची से 27 मील दूर। बिल्कुल बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर डी पे लॉक किए। आप बिना ऑप्शन नंबर पढ़े आपको इसका जवाब दे देना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवित्री कौन है? जी हाँ, बूढ़ी पृथ्वी का दुख जो कविता लिखी है ना, उसके नाम बताना है। महादेवी वर्मा ने लिखी है, या फिर सुभद्रा कुमारी ने लिखी है, निर्मला पुतुल ने लिखी, या फिर इनमें से कोई नहीं लिखी है। तो आपको जल्दी से थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको लेखक लेखिका का नाम बिल्कुल याद रखना है। ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंस है, या आ ही जाता है, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा देखने को, कोई ना कोई चैप्टर से। तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा। निर्मला पुतुल जी ने लिखे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ क्या है? काशी विश्वविद्यालय जैसे प्रवेश करेंगे, पार्क मिलेगा, सर सुंदरलाल अस्पताल मिलेगा, महिला विद्यालय मिलेगा, जिम खाना मिलेगा। तो बिना लेट किसका आंसर बताते हैं? एक हॉस्पिटल मिलेगा, अस्पताल मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सर सुंदरलाल अस्पताल इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाते हैं। वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? शारदा को, शिवानी को, डॉक्टर चंद्रा को, महादेवी वर्मा को। 4 विकल्प दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 47 थोड़ा अच्छे से पढ़िए। 4 विकल्प दिए हैं, आपको जल्दी से जवाब दे देना है। ये याद रखिए, जैक बोर्ड की तरफ से मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और भी हम मॉडल सेट लेकर के आएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। डोंट वरी बिकॉज आई एम, डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर ए। शारदा सुब्रमण्यम को दिए थे ना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन 48 देखिए। किसकी बुआ IAS बन गई थी, यानी कि IAS बनी थी? किसकी बुआ थी? मीना की बुआ थी, शिवानी की बुआ थी, सुभागी, कमला, या फिर आपकी बुआ थी? आपको 5 विकल्प देते हैं, यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। चलिए हम पूछ देते हैं, क्या आपकी बुआ? तो आपको जल्दी से इसका जवाब दे देना। देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया, कितने बच्चों ने बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। जितने बच्चों ने, अगर आप 48 समझ गए क्वेश्चन और इसका आंसर भी दे दिए कि सुभागी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, बिल्कुल बिल्कुल आप सही जवाब दिए। क्वेश्चन नंबर 49। बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुई थी? जी हाँ, बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल हुआ था, सबको पता होगा। 5वीं शताब्दी में, या फिर 6ठी, तीसरी, 6वीं, 7वीं, किस में? जल्दी से आपको नीचे कमेंट बॉक्स बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से 6ठी शताब्दी में बिहार में मधुबनी इलाके में जो अकाल पड़े थे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट वन क्वेश्चन है। कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी मिला देते हैं? बिंदु सागर, समर सागर, सूर सागर, कलिंग सागर। 4 ऑप्शन है, कौन सा सागर है? तो हो जाएगा बिंदु सागर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार हम लोग 50 प्रश्न कंप्लीट कर लें। आई होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब दिए हैं, और इसी तरह आपको और भी क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे, और इसी प्रकार आप जवाब भी देना है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।